साल 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समूचे चीन से उखाड़ फेंका। यह लोकतंत्र अब मात्र ताइवान तक सिमट कर रह गया। पूरे चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र शासन स्थापित हो चुका था। साल 1976 में चेयरमैन माओ जेडोंग की मृत्यु के साथ बड़े परिवर्तन होने लगे और 1976 में आते आते समाजवाद माओवाद की विचारधारा धीरे धीरे धूमिल होने लगी और नए आर्थिक सुधारों के प्रकाश में चीन का विकास आरंभ हो चुका था। यह वह काल था जब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश अपनी विकसित अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे थे। यहाँ की सरकारें उदार होती जा रही थी और हर रोज नए मजदूर कानून बन रहे थे। इसके विपरीत कम्युनिस्ट नीतियों पर आधारित सख्त कानून अपने लोगों पर लागू करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के मानव संसाधन को अपने देश के विशाल प्राकृतिक संसाधनों के साथ इस्तेमाल करते हुए मौके का पूरा लाभ उठाया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन 1979 से 2018 के बीच दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई। इसके साथ उसने देश के अरबों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। चीन के लोगों की औसतन आयु दोगुने से ज़्यादा हो गई। चीन में परिवर्तन साफ साफ दिखाई देने लगे थे। सस्ते मजदूर और सख्त कम्युनिस्ट नियमों की मदद से उत्पादन में आने वाली लागत काफ़ी कम हो गई। सस्ता उत्पादन होने लगा और इसकी वजह से चीन पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। पूरा विश्व चीन के उत्पादों से भर गया था। विश्व के कॉम्पिटिटिव मार्केट में चीन के अंदर सबसे सस्ता उत्पादन होने की वजह से उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त देश बन गया। अब दुनिया उत्पादन के लिए चीन की ओर देखने लगी और चीन पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करने लगा। इस तरह चीन विश्व की फैक्ट्री बन गया और धीरे धीरे चीन आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। चाइना पर निर्भरता इस तरफ बढ़ गई कि चाइना दुनिया का 90% इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाता था और 47% सारे फिनिश्ड फूड्स बनाता था। यह उसकी आर्थिक समृद्धि का कारण बना, जिसकी वजह से उसकी सैन्य शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अपनी विस्तारवादी और कम्युनिस्ट मानसिकता के साथ चीन ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दिया। छोटे और कम विकसित देशों को अपने पैसे की शक्ति से कर्ज के जाल में फंसाने लगा और उनकी सरकारों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इससे कड़ाई से पालन कराने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन करने लगा। 2014 आते आते दुनिया चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर हो चुकी थी। दूसरी तरफ आर्थिक और सैन्य महाशक्तियाँ जैसे अमेरिका और यूरोप देश इस बात की गंभीरता को समझ चुके थे कि कम्युनिस्ट चाइना कितना खतरनाक हो सकता है, मगर वह चाइना के प्रति पूरी तरह असहाय हो गए क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा चीन पर निर्भर थे और उनके कई सारी आर्थिक नीतियाँ इसी पर आधारित थीं। कुछ अन्य देश जैसे वियतनाम और बांग्लादेश ने भी उत्पादन के क्षेत्र में हिस्सेदारी करने की कोशिश की, मगर वो चीन के सामने कहीं खड़े नहीं हो पाए। इन्हीं सब चीज़ों के बीच भारत भी धीरे धीरे उभर रहा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसके पास दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या थी, इसके अंदर युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। यह युवा शक्ति कार्य शक्ति के रूप में बदलने को तैयार थी। इसमें बहुत सारे कार्यकुशल प्रशिक्षित नौ युवक कर्मचारी भी शामिल थे जो अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी प्रयोग करना जानते थे। 2014 में भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आ गई। नरेंद्र मोदी के पास मजबूत राजनीतिक संरक्षण था। उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स देश में लाना शुरू कर रहे थे। अफसरशाही खत्म करना और करप्शन कम करने के ऊपर विशेष जोर देने लगे। भारत को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक जगह बनाने की कोशिश करने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हिंदुस्तान में अपने कारखाने और शाखाएं खोल सके। साथ में उन्होंने भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैठ जमाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था। भारत की विशाल जनशक्ति को कार्य शक्ति में बदलने की कोशिश शुरू हो गई थी। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधारने की कोशिश करने लगे। प्रवासी भारतीयों से जुड़ते हुए उन्हें भारत में निवेश करना एवं उन्हें भारत के लिए एक कूटनीतिक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इस क्रम में उन्होंने कई देशों के साथ नए व्यापार समझौते भी स्थापित किए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत तेजी से उन्नति करने लगा, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट चाइना की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी पीछे छोड़ने लगे। जो लोग कम्युनिस्ट चीन का विकल्प ढूंढ रहे थे वो लोकतांत्रिक भारत की ओर देखने लगे। बहुत सारे देश चीन की विस्तारवादी नीतियों से नाराज थे। उन लोगों ने चीन से अपनी कंपनियां हटाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भारत और कुछ
अन्य देश जैसे वियतनाम, बांग्लादेश की तरफ रुख भी करने लगे। इसके उलट 2017 तक चाइना में अलग ही समस्या सामने आने लगी। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहां युवा जनसंख्या काफी कम होने लगी। आर्थिक उन्नति के कारण सस्ते मजदूर मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। नतीजा यह हुआ कि चीन की विकास दर गिरने लगी। अब चीन अपने ही खेल में मुखी खाने लगा और भारत तेजी से उसे हराने लगा। चीन का महाशक्ति बनने का सपना अब दूर की कौड़ी लगने लगा था। चीन भारत को कई तरह से रोकने की कोशिश करने लगा, कभी सीमा पर विवाद खड़े करना, तो कभी भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत चारों ओर मिलिट्री बेस स्थापित करना, घेरने की कोशिश करना, यहाँ तक कि देश में राजनीतिक अस्थिरता लाना और अन्य कई तरह के प्रयास में लगा रहा, मगर कभी सफलता हासिल नहीं हो सकी। साल 2020 की शुरुआत में एक नई वैश्विक महामारी उभर कर सामने आई। यह कई मायने में वैश्विक महामारी थी। सारे देश पूरी तरह लॉकडाउन में चले गए, दुनिया पूरी तरह रुक गई थी। यह एक वैश्विक आर्थिक आपदा भी बन गई। मगर नाटकीय ढंग से 2020 के अंत आते आते चाइना न केवल इस महामारी से उभर गया, बल्कि पूर्णतः मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। यही नहीं, पहले की तुलना और तेज और बड़ी मात्रा में उत्पादन करना शुरू कर दिया। विश्व बाजार पूरी तरह खाली पड़ा था और चाइना ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। विश्व बाजार को पूरी तरह कब्जे में कर लिया। चाइना को रोकने वाला कोई नहीं था। अब यह पूरी तरह निश्चित हो गया था कि चीन अगली महाशक्ति बनकर ही रहेगा। यहाँ तक भारत की बात करें तो यहाँ कोरोना की लहरों के बाद लहरें आ रही थी। मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सारे उद्योग धंधे पूरी तरह बंद थे। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराने लगी थी। बहुत से लोगों ने अपनी आजीविका खो दी तो बहुत से ने अपना जीवन। कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना वायरस वुहान वायरस है। अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने यह आरोप लगाया कि यह वायरस चाइना ने कृत्रिम रूप से अपने लैब में तैयार किया है, मगर ये बात पूरी तरह कोई साबित नहीं कर पाया। अगर ये चाइना का जैविक हथियार था तो कोई शक नहीं कि चाइना विश्व विजेता बन चुका था। इसकी मदद से चाइना ने दुनिया का 97% प्रोडक्शन अकेले हासिल कर लिया। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था अब चीन के हाथ में आ चुकी थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाइना सुपर पावर बन ही गया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अगला क्या कदम उठाएंगे। इस श्रृंखला में अभी और वीडियोस आएंगी और सारी घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा।